अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने काम की इकाइयाँ यहाँ तक देखा था। अब पेज नंबर 20 के टॉपिक मुस्बत, मनफी और सिफर काम, इस टॉपिक से आगे का हिस्सा हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। गौर कीजिए और बताइए के तहत आपको यहाँ पे 5 सिचुएशंस दी हुई हैं। आपको ये बताना है और गुफ्तगू करके ये समझाना है कि क़ुव्वत और हटाव की सिमत के मुतालिक गुफ्तगू कीजिए। पहली सिचुएशन है बंद गाड़ी को दोबारा जारी करने के लिए धक्का देना। इस सिचुएशन में मुस्बत काम होगा चूँकि गाड़ी का हटाव क़ुव्वत की सिमत में है, इसलिए मुस्बत काम होगा। दूसरी सिचुएशन में दोस्त के ज़रिए आपकी जानिब फेंकी हुई गेंद को पकड़ना। गेंद की हरकत को रोकना उसी वक्त पॉसिबल है जब गेंद की हरकत के मुखालिफ सिमत में क़ुव्वत लगाई जाए, इसलिए यहाँ पर मनफी काम हुआ है। तीसरी सिचुएशन है एक पत्थर को रस्सी से बांधकर दायरवी हरकत देना। ठीक है, अब देखिए, पत्थर को डोरी से बांधकर अगर इस तरह से दायरवी हरकत दी जाए तो आप देखेंगे कि ये डोरी का जो तनाव है ये यहाँ पे क़ुव्वत की हैसियत से काम करता है। तो गया डोरी का जो तनाव है यानी क़ुव्वत है वो मरकज़ की सिमत में है और पत्थर ये जो हरकत कर रहा है ये उसकी सिमत इधर है। हर मौके पर वो अपनी सिमत बदलता जाएगा, लेकिन जो भी सिमत रहेगी वो डोरी के तनाव के ऊपर उमूद रहेगी, यानी कि उन दोनों के बीच में 90 दर्जे का ज़ाविया बनेगा। यानी कि क़ुव्वत की सिमत में और हरकत की सिमत में 90 दर्जे का ज़ाविया बनेगा। इसलिए यहाँ पर किया गया काम सिफर है। इससे पहले हमने एक जदवल में देख चुके हैं कि जब क़ुव्वत में और हरकत की सिमत में 90 दर्जे का ज़ाविया होता है तब किया हुआ काम सिफर होता है। चलिए नेक्स्ट, चौथी सिचुएशन है सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, दरख्त पर चढ़ना। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त और दरख्त पर चढ़ते वक्त चूँकि हरकत क़ुव्वत की सिमत में होती है या हटाव क़ुव्वत की सिमत में होता है, इसलिए किया गया काम मुस्बत है। पांचवी सिचुएशन है तेज़ रफ्तार कार को रोकने के लिए ब्रेक लगाना। कार को रोकने के लिए जब ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक कार की हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करता है, तो इस सिचुएशन में किया हुआ काम मनफी काम होगा। तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स में पूरे नतीजा दे दिया हुआ है कि पहला, जब क़ुव्वत और हटाव की सिमत एक हो यानी थीटा इज़ इक्वल टू 0, तब होने वाला काम मुस्बत होगा। यानी कि देखिए, क़ुव्वत की सिमत में और हटाव की सिमत में जब कोई भी ज़ाविया नहीं रहेगा उस वक्त किया गया काम मुस्बत होगा। दूसरा नतीजा, जब क़ुव्वत और हटाव की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ हो यानी थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तब होने वाला काम मनफी होगा। यानी हरकत इस सिमत में और क़ुव्वत इस सिमत में लगाई जा रही है। ठीक, तो दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्रीज़ का होगा। इस सिचुएशन में क़ुव्वत के ज़रिए किया गया काम मनफी काम होगा। तीसरा नतीजा, जब क़ुव्वत लगाने के बाद हटाव वाक़ई ना हो या क़ुव्वत और हटाव एक दूसरे पर उमूदन यानी थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो, उस वक्त क़ुव्वत के ज़रिए किया गया काम सिफर होगा। जैसे हमने अभी पत्थर की मिसाल में देखा कि पत्थर डोरी को बंधा हुआ है, डोरी का तनाव क़ुव्वत की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहा है। ये क़ुव्वत और पत्थर की हरकत की सिमत में 90 दर्जे का ज़ाविया है, लिहाजा यहाँ पे इस सिचुएशन में किया गया काम सिफर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेज नंबर 21 में आपको अमल कीजिए के तहत 3 सिचुएशंस दिए हुए हैं। शक्ल अलीफ में आप देख सकते हैं कि कप को एक धागा बंधा हुआ है और उसके नीचे एक नट का वज़न रखा हुआ है, तो कप आहिस्ता 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 से हरकत करेगा। तो आपको सवालात पूछा हुआ है कि शक्ल अलीफ का कप क्यों खींचा जाता है। चूँकि क़ुव्वत उस पर अमल कर रही है, लिहाजा कप खींचा जाता है। फिर शक्ल बे दी हुई है, आप देख सकते हैं उसमें कि स्केल रखी हुई है जो कप को हरकत करने से रोक रही है। सवालात में आपसे सवाल पूछा हुआ है, शक्ल बे में कप के हटाव की सिमत और स्केल के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत की सिमत में क्या ताल्लुक़ है। ज़ाहिर बात है क़ुव्वत की सिमत और हटाव की सिमत दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इसलिए यहाँ पे जो किया गया काम है वो मनफी है। तीसरी शक्ल जीम में आप देखते हैं
कि दोनों तरफ नट का वज़न रखा हुआ है और आपसे सवाल पूछा हुआ है कि कप में हटाव वाक़ क्यों नहीं हुआ। तो दोनों नट के वज़न एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दो मुतवाज़ी क़ुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अमल कर रही हैं, इसलिए दोनों का जो सम ऑफ द टोटल फोर्सेस, यानी कि दोनों फोर्सेस का क़ुव्वतों का मजमुआ ये सिफ़र हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मुखालिफ सिमत में अमल कर रही हैं। इसलिए यहाँ पे कप में हटाव वाक़ नहीं होगा। चौथा आपसे सवाल पूछा हुआ है, शक्ल अलीफ बे और जीम में होने वाला काम किस किस्म का है। देखिए, शक्ल अलीफ में मुस्बत काम होगा, शक्ल बे में मनफी काम होगा और शक्ल जीम में ये जो काम होगा वो सिफ़र होगा। फिर देखिए, आपको स्पेशल बॉक्स में एक मालूमात दी हुई है। फ़र्ज़ कीजिए एक मसनवी सैयारा ज़मीन के गिर्द दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है। सैयारे की सकली क़ुव्वत और सैयारे का हटाव एक दूसरे की उमूदी सिमत में होने की वजह से सकली क़ुव्वत के ज़रिए होने वाला काम सिफ़र होता है। देखिए, फ़र्ज़ करो कि एक सैयारा इस तरह से दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है सूरज के अतराफ़, ठीक है। तो ये जो क़ुव्वत है, क़ुव्वत मरकज़ की जानिब उसे खींचती है, लेकिन उसका जो हटाव है वो क़ुव्वत से 90 दर्जे ज़ाविया बनाता हुआ है इस सिमत में। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब क़ुव्वत की सिमत और हटाव की सिमत दोनों एक दूसरे पर उमूद हों तब होने वाला काम सिफ़र होता है। इदारे के काम में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। कौमी तबैयाती तजुर्बेगाह दिल्ली नेशनल फ़िज़िकल लेबॉरेटरी का तस्वुर 1943 में पेश किया गया। ये तजुर्बेगाह साइंसी और सनती रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करती है। यहाँ पर तबैयात की मुख्तलिफ़ शाखों में अहम तहक़ीक़ाती काम होता रहता है। इसी तरह कई सनतों और तरक्याती कामों में मसरूफ़ इदारों की मदद की जाती है। पैमाइश की कौमी क़दरें, कौमी इकाइयाँ क़ायम करना इस इदारे का अहम मकसद है। फिर सफ़ा नंबर 22 पर आपको दो मिसालें हल की हुई यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि मिसालें हल की हुई हैं, यहाँ पे जो जो डेटा दिया हुआ है वो सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फार्मूला रखने के बाद उसमें पूरी वैल्यूज़ और कीमतें पुट की गई हैं और उनको सॉल्व करके आपको बताया हुआ है। इसलिए इसे समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इसकी रियाजियाती और इबारती मिसालें बोर्ड पर हल कराई जाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाल्लाह वो तमाम मिसालें और या उसमें से कुछ चुनिंदा मिसालें यहाँ पे बोर्ड पे आपको हल कराई जाएंगी। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है तवानाई, एनर्जी। उसके तहत आपको 3 सवालात पूछे हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है। पौधों के गमले को अंधेरे में रखने पर वो मुरझा जाते हैं। घर में टेप और टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर घर की चीज़ें हिलने लगती हैं। और तीसरा है, सूरज की शुआओं को मुहद्दिब अदसे की मदद से कागज़ पर मरकूज़ करने पर कागज़ जल उठता है। फिर आपको तवानाई की तारीफ़ यहाँ पर दी हुई है कि काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। अब तवानाई बिल हरकत का नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसे इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए आपसे 3 सवाल पूछे हुए हैं। इसके तहत नंबर 1, जब तेज़ रफ्तार गेंद स्टंप से टकराती है तो क्या होगा। नंबर 2, कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारा जाता है। और नंबर 3, गोलियां खेलते वक्त एक गोली दूसरी गोली पर मारी जाती है। देखिए, जब तेज़ रफ्तार गेंद स्टंप से टकराती है तो स्टंप गिर के दूर चला जाता है। जब कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारा जाता है तो स्ट्राइकर पीछे की जानिब हरकत करता है उससे टकराने के बाद, और गोटी तेज़ी से आगे की जानिब चली जाती है। और गोलियां खेलते वक्त एक गोली दूसरी गोली पर मारी जाती है, तब पहली गोली की जो तवानाई बिल हरकत है या उसकी तवानाई है वो ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरी गोली में और दूसरी गोली हरकत करने लगती है। इस पर से आपको यहाँ पे तवानाई बिल हरकत की डेफिनेशन दी हुई है, यानी तारीफ़, कि जिस्म में उसकी हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है उसको तवानाई बिल हरकत कहते हैं। अब पेज नंबर 23 पर आपको तवानाई बिल हरकत की मसावत अख़ज़ कैसे की जाती है, कहाँ से निकाली हमने तवानाई बिल हरकत की मसावत, ये हम यहाँ पे इंशाल्लाह समझेंगे। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि एक m कमियत का जिस्म जो साकिन हालत में था, यानी उसकी इब्तिदाई रफ्तार 0 थी, उस पर f क़ुव्वत डाली गई, तब t वक्त के बाद उसमें a इसरा पैदा हुआ और उसकी आखिरी रफ्तार v हो गई। तब उस जिस्म पर किए गया काम हम इस ज़ाब्ते के तहत मालूम कर सकते हैं, जो ज़ाब्ता हमको
पहले से मालूम है, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं कि W इज़ इक्वल टू F इंटू एस, यानी किया गया जो काम होता है वो क़ुव्वत और हटाव इन दोनों का हासिल ज़रब होता है। चलिए, अब न्यूटन के दूसरे क़ानून हरकत के तहत हमको F इज़ इक्वल टू ma, ये मसावत हमको मालूम है, इसको हम दे देंगे मसावत नंबर 1। ठीक है, अब हरकत की दूसरी मसावत ये भी हमको अच्छी तरह से मालूम है कि S इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए u सिफर है, इब्तदाई रफ्तार सिफर है, वो जिस्म साकिन था, इसलिए साकिन जिस्म की इब्तदाई रफ्तार हमेशा सिफर ली जाती है। अगर इसमें u सिफर है तब u ज़रब t भी सिफर हो जाएगा, क्योंकि सिफर को t से ज़रब देंगे तब ये पूरा जो है ये पूरा सिफर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, s इज़ इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हम इसको दे देंगे मसावत नंबर 2। अब देखिए ये जो मसावत है W इज़ इक्वल टू F इंटू एस, इसमें हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 के तहत जो कीमतें आ रही हैं, ये F की कीमत कितनी आई है ma। देखिए W इज़ इक्वल टू F की कीमत कितनी आई है ma, S की कीमत मसावत नंबर 2 के तहत ये मालूम हुई है हमको हाफ at स्क्वायर। तो अब हम S की जगह पे S की जो कीमत है हाफ at स्क्वायर ये यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपके A और A 2 मरतबा आया है ज़रब में, इसलिए ये A का मुरब्बा हो जाएगा और ये T का तो मुरब्बा पहले से ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये A और T दोनों को ब्रैकेट में लेंगे और ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। देखिए m हाफ ब्रैकेट में at स्क्वायर। ठीक है, अब हम देंगे इसको मसावत नंबर 3, मसावत नंबर 3 W इज इक्वल टू। अब देखिए न्यूटन के हरकत की पहली मसावत ये हमको मालूम है कि V इज़ इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, लेकिन यहाँ पे u चूँकि 0 है इसलिए यहाँ पे u लिखने की ज़रूरत नहीं है, या u की कीमत नहीं आएगी। अगर 0 है, 0 को जमा कर दिया जाए at में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे u को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो v मसावी क्या आएगा at। ठीक है, तो v स्क्वायर यानी v का मुरब्बा ये कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये मसावत है, मसावत के इस जानिब इसको हम मुरब्बई हालत में ले रहे हैं, तो इसको भी मुरब्बई हालत में लेंगे। यहाँ पे v है, यहाँ at है, ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी at स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी मुरब्बा लेंगे। ये at स्क्वायर यहाँ पे हमको मसावत नंबर 3 में नज़र आ रहा है, at स्क्वायर। ठीक है, at स्क्वायर की कीमत कितनी आ रही है v स्क्वायर, तो हम अब मसावत नंबर 3 में at स्क्वायर की जगह क्या लेंगे, v स्क्वायर लेंगे और मसावत को जैसे के वैसे लिख देंगे। देखिए अब चूँकि नंबर को पहले लिखने का रिवाज है, इसलिए ये जाहिर बात है कि m को पहले लिखें या 1/2 को पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो टोटल हासिल ज़रब है इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए हमको इस तरतीब से लिखना है। देखिए यहाँ पे इस जिस्म के ज़रिए से किया गया काम W इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब ये जो किया गया काम है वही असल में तवानाई बिल हरकत है, इसलिए अब यहाँ W की जगह हम लिखेंगे KE यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी तवानाई बिल हरकत। देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी तवानाई बिल हरकत मसावी है हाफ mv स्क्वायर। ये हमारी तवानाई बिल हरकत की मसावत अखज़ हो गई है जो हाफ mv स्क्वायर है। आप इसको 10 मरतबा, इस मसावत को 10 मरतबा लिख के याद कर दें। जब भी इस तरह की कोई रियाजियाती मिसाल आए तो सबसे पहले आप दिया हुआ है लिखें, उसके बाद फार्मूला लिखें, फार्मूले में कीमतें पुट करें और आसानी से आपको इसका जवाब आ जाएगा तवानाई बिल हरकत का। ठीक है, अब देखिए अभी हमने जो तवानाई बिल हरकत की जो मसावत अखज़ की है
उसी को बेस बनाकर यहाँ पे आपको एक हल की हुई मिसाल मौजूद है सफ़ा नंबर 23 पर। ये 250 ग्राम कमियत का पत्थर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई से नीचे की जानिब गिरता है, तो उस पत्थर की तवानाई बिल हरकत मालूम कीजिए। यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो दिया हुआ है वो पहले लिख देना है। जैसी कमियत दी हुई है वो 250 ग्राम है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई वैल्यू दी होती है एसआई सिस्टम में ना हो, सीजीएस सिस्टम में हो, तो सबसे पहले हम उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। और उसको 250 ग्राम को हम कन्वर्ट किए, ये है 0.25 किलोग्राम यानी पाव किलो। रफ्तार दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमने अभी डिराइव किया है हाफ mv² ये दिया हुआ है, उसमें वैल्यूज़ पुट की हुई हैं और जवाब आया है 0.5 जूल। तो बहुत आसान ये ज़ाब्ता है और इसकी कीमतें रखने के बाद बड़ी आसानी से जवाब आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा हुआ है, आइए दिमाग पर जोर दें। अगर हरकत करने वाले जिस्म की कमियत दुगनी कर दी जाए तो उस जिस्म की तवानाई बिल हरकत कितने गुना हो जाएगी? अब आप खुद गौर कीजिए, दिमाग पे जोर दीजिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हाफ mv²। सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है कि इसकी कमियत को 2 गुना कर दिया जाए तब इसकी तवानाई बिल हरकत कितने गुना हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी कमियत है, इसको 2 से ज़रब देंगे ताकि ये दुगनी हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये हाफ जैसे कि वैसे m को ज़रब दे दिया हमने 2 से, ये इसकी कमियत दुगनी हो जाएगी, ये m ज़रब v²। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ mv²। देखिए अब ये mv² पहले के मुकाबले में उसकी जो तवानाई बिल हरकत है ये 2 गुना हो गई है। हम इसको बाज़ाब्ता तकसीम करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी कीमत 2 गुना हुई है। चलिए यहाँ पे तकसीम करके देखते हैं। पहले लिखेंगे हम mv² बटे पहली जो वैल्यू आ रही है उसको नसब नुमा में लिखेंगे हाफ mv²। चलिए अब ये जो है कसर को जब नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में लाएं, ऊपर लेके जाएं, तब ये उल्टी हो जाती है, ये रेसिप्रोकेट हो जाती है। आप देखिए mv² ज़रब 2/1 बटे mv²। यहाँ तक आपकी समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, ये जो 1/2 है इस कसर को हमने ऊपर लेके गए यहाँ पे, तो ये हो गई 2/1 बटे। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ mv² जैसे कि वैसे लिख दिया। 2/1 की कीमत कितनी आएगी, 2 आएगी। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी अदद के नसब नुमा में 1 रहे, यानी उसको 1 से तकसीम किया जाए तो वो अदद तब्दील नहीं होता है। जैसे 25/1 ये 25 रहेगा, 1000/1 ये 1000 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे नीचे का 1 निकाल देंगे, mv² ज़रब 2/mv²। चलिए अब देखिए ये ऊपर शुमार कुनिंदे में mv², नसब नुमा में mv², ये mv² कैंसल। अब क्या बचा हमारा, सिर्फ 2। पता क्या चला कि पहले के मुकाबले में उसकी तवानाई बिल हरकत 2 गुना हो गई। जब उसकी कमियत को 2 गुना किया गया तो उसकी तवानाई बिल हरकत भी 2 गुना हो गई। तो बच्चों हम अब अच्छी तरह से तवानाई बिल हरकत के बारे में जान चुके हैं, उसका ज़ाब्ता कैसे होता है ये समझ चुके हैं, उसकी एक मिसाल हल कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तवानाई बिल खवा की जानिब। उससे पहले आपको चंद सवालात पूछे हुए हैं, एक्टिविटी बेस अमल कीजिए। एक्टिविटी है तनी हुई कमान से तीर छोड़ा गया। नंबर 2, ऊंचाई पर रखा हुआ पानी खुद ब खुद नीचे नलों में आता है। तीसरा, दबी हुई स्प्रिंग छोड़ी गई। ऊपर की जो मिसालें हैं उनसे हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि उनकी हालत या शक्ल ही ऐसी थी कि जब उसको आज़ाद कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया, तब उसमें से तवानाई बाहर निकली। तो इसी से हमको तवानाई बिल खवा की तारीफ़ सामने आती है कि किसी जिस्म में उसकी हालत या शक्ल की वजह से जो तवानाई जमा हो जाती है उसे तवानाई बिल खवा कहते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे और एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। आप बैठ के एक छोटे से पत्थर को नीचे फेंकिए और उसके बाद खड़े रहकर उसी पत्थर को नीचे फेंकिए। आप फ़र्क महसूस करेंगे। जब आप बैठे बैठे उस पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर बड़ी आहिस्ता से ज़मीन पे गिरता है, लेकिन आप खड़े होने के बाद उसी पत्थर को फेंकते हैं ऊंचाई से, तब वो पत्थर तेज़ी से नीचे गिरता है।
इससे हमारी समझ में आता है कि पत्थर को जितनी ऊंचाई तक ले जाया जाए उतना ही ज़्यादा उसमें तवानाई जमा हो जाती है। अब देखिए इसी से हम तवानाई बिल खवा की मसावात, तवानाई बिल खवा की मसावात को यहाँ पे अखज़ करेंगे। काम मसावी है, क़ुव्वत ज़रब हटाओ, ये ज़ाब्ता हमको मालूम है, ठीक है। W = F × S। चलिए, एक पत्थर को ज़मीन से उठाकर ऊंचाई पे रखा गया, ठीक है, तो उस वक्त उसकी तवानी बिल खवा मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो हम यहाँ पे अखज़ कर रहे हैं, उसकी मसावत को अखज़ कर रहे हैं। F का ज़ाब्ता हमको मालूम है, F का ज़ाब्ता होता है MA, ये हम देख चुके हैं इससे पहले। अब यहाँ पे हटाव कितना हुआ है, उसको बुलंदी पर रखा गया, हाइट पे रखा गया, इसलिए उसमें जो हटाव पैदा हुआ वो H, कितना भी हो सकता है ये H, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, यहाँ पे S जो है H के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कमियत है और ये इसरा है। अब यहाँ पे जो इसरा है वो है इसरा बवजह कशिश सखल, यानी ज़मीन की कशिश की वजह से जो इसरा पैदा हो जाता है उसे कहते हैं इसरा बवजह कशिश सखल। तो इस केस में इसरा जो है ग्रेविटी के बराबर है। अब ग्रेविटी को G से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे G और ये H है, H। इस तरह से देखिए तवानी बिल खवा की मसावात W किया गया काम = mgh, ये तवानी बिल खवा की मसावात है। इसको आप 10 मरतबा लिख के याद कर दीजिए, बहुत आसान है। इस पर अगर सवालात आते हैं रियाजियाती तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको ये तीनों की वैल्यूज़ पुट करके सिर्फ तीनों का ज़रब कर देना है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, जैसे आप देखिए कोई भी ज़ाब्ते में जितनी चीज़ें दी हुई होती हैं, ठीक है, यहाँ ये ज़ाब्ता है WMGH, यहाँ पे इस ज़ाब्ते में 4 चीज़ें दी हुई हैं, 4, ठीक है। आपको इस ज़ाब्ते के ऊपर अगर रियाजियाती सवाल आएगा तो इसमें इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें दी हुई होंगी। ज़रूरी नहीं कि आपको M या G या H ही दिया हो सकता है कि आपको W दिया हुआ हो, M दिया हुआ हो और H दिया हुआ हो, G मालूम करना है, या हो सकता है कि आपको W दिया हुआ हो, ठीक, G दिया है और आपको H भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ M की कीमत मालूम करना है। तो कोई भी ज़ाब्ते में देखिए आप ये जितनी चीज़ें दी हुई होती हैं उसमें से एक छोड़ के तमाम का जो है दिया हुआ है गिवन डाटा आपको दे दिया जाता है सवाल में। आपको क्या करना होता है, उस बची हुई एक चीज़ को कैलकुलेट करना होता है ज़ाब्ते के अंदर कीमतें रख के, ठीक है। अब इसके बाद आपको सफ़ा नंबर 24 पर एक शक्ल के ज़रिए से ये दिखाया गया है कि जो चीज़ जितनी हाइट पे रखी हुई होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा तवानाई बिल खवा जमा हो जाएगी। फिर सफ़ा नंबर 25 पे आपको तवानाई की बाहम तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक दिया हुआ है। और बताइए तो भला के तहत आपसे सवाल पूछा हुआ है, तवानाई की कौन कौन सी किस्में हैं, दर्ज झैल तजुर्बात में कौन कौन सी तवानाई का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1, तना हुआ रबर का टुकड़ा, इसमें तवानाई बिल खवा जमा है। तेज़ी से गुजरने वाली मोटर, इसमें तवानाई बिल हरकत है। भाप की वजह से बजने वाली कुकर की सीटी, इसमें भी तवानाई बिल हरकत है। दिवाली के मौके पर फटने वाले पटाखे, इसमें कीमियाई तवानाई है। बिजली से चलने वाला पंखा, इसमें बरक़ी तवानाई मौजूद है। मक़नातीस का इस्तेमाल करके कचरे से लोहे की अशिया को बाहर निकालना, इसमें मक़नातीसी तवानाई मौजूद है। धमाके की आवाज़ से खिड़की की कांच का टूटना, इसमें आवाज़ की तवानाई मौजूद है। इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की तवानाइयों को एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे मैं अपने बच्चों को हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दौलत जो होती है, पैसा, उसकी कोई एक शक्ल नहीं होती, उसकी कई शक्लें हैं। जैसे मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से, दौलत मतलब क्या, तो बच्चे खुद जवाब देते हैं, दौलत मतलब सोना, रुपया, जायदाद, बिल्डिंग, खेत, बड़ी दुकान, कोई प्रॉपर्टी, ये सब जो है दौलत की किस्में हैं। दौलत की कोई एक शक्ल नहीं है और दौलत की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। जैसे दौलत की एक शक्ल है सोना, उसको बेच के आप दौलत की दूसरी शक्ल घर ले सकते हैं, घर को बेच के आप खेत ले सकते हैं, खेत को बेच के आप दुकान ख़रीद सकते हैं। मतलब दौलत की जितनी भी किस्में हैं, शक्लें हैं, उन सबको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, उनकी बाहम तब्दीली कर सकते हैं। इन द सेम वे तवानाई की भी
इतनी ज़्यादा किस्में हैं और एक किस्म की तवानाई को दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। और इसी से हमको एक नया टॉपिक समझ में आता है, बक़ाए तवानाई का क़ानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये हमें क्या कहता है कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना फना की जा सकती है। एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील की जा सकती है, लेकिन कायनात की कुल तवानाई हमेशा मुस्तकिल रहती है। यानी तवानाई पैदा भी नहीं की जा सकती और फना भी नहीं की जा सकती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको पैदा भी नहीं कर सकते, फना भी नहीं कर सकते। यूनिवर्स में जितनी टोटल सम ऑफ एनर्जी है वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। होता क्या है, सिर्फ एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में चेंज होती है। ये प्रोसेस कायनात में हमेशा जारी रहता है। फिर इसके बाद आपको अमल कीजिए के तहत सफ़र नंबर 25 के आखिर में एक छोटी सी एक्टिविटी दी है कि धागा और नट बोल्ट की यकसा लंबाई के दो रखास तैयार कीजिए। सहारे के लिए एक उफ़क़ी सतह के मुतवाज़ी मजबूत धागा बांध लीजिए और एक रखास को ऐसे हरकत दे दीजिए। कुछ देर के बाद वो पहला जो रखास है, वो जो घूम रहा है, हरकत कर रहा है, उसकी हरकत में आहिस्ता 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 कमी आती जाएगी और उसकी जगह दूसरा जो रखास है वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू करेगा। एक वक्त आएगा कि पहला रखास पूरी तरह से साकिन हो जाएगा और दूसरा रखास हरकत पूरी तरह से करने लगेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि तवानाई की एक किस्म को दूसरी किस्म में तब्दील किया जा सकता है और दूसरे जिस्म में ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आइए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आपको पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है। आज़ादाना गिरना यानी सकूत, फ्री फॉल। आपको आपकी किताब में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से और कॉम्प्लिकेटेड शक्ल से वो समझाया हुआ है, वो भी हम समझेंगे, लेकिन मैंने अपने दिल से आपको समझने के लिए एक बहुत ही आसान मिसाल यहाँ पे बनाई है। पहले इस मिसाल से आज़ादाना गिरना उसको समझते हैं, उसके बाद हम किताब की मिसाल को लेके उसमें जो जो मसावतें दी हुई हैं, हर मौके पे कितनी कितनी तवानाई होती है, वो उसको हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल है, इसको समझिए। ये बहुत आसान मिसाल है, छोटे से बच्चे को भी बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है। देखिए, आप किसी पत्थर को तेज़ी से ऊंचाई की तरफ फेंकते हैं तो उस वक्त आहिस्ता 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 उसके तवानाई बिल हरकत में कौन से चेंजेस आते हैं और तवानाई बिल ख़वा में कौन से चेंजेस आते हैं, ये इस मिसाल से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, अब तवानाई बिल ख़वा और तवानाई बिल हरकत, ये दो किस्म की तवानाई किसी भी जिस्म में मौजूद होती है और दोनों तवानाइयों का जो टोटल है वो हमेशा मुस्तकिल रहता है, वो चेंज नहीं होता है। होता क्या है कि एक किस्म की तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में ट्रांसफ़र होती रहती है, तब्दील होती रहती है और ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। इसके बाद तवानाई बिल ख़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील होना शुरू हो जाती है और आखिर में ये मैक्सिमम पीक पॉइंट तक पहुंच जाती है। चलिए इसको यहाँ पे देखेंगे। आपने एक पत्थर को तेज़ी से बुलंदी यानी ऊंचाई की तरफ फेंका, उस वक्त इसमें तवानाई बिल हरकत सबसे ज़्यादा मौजूद है। तवानाई बिल हरकत आप देखिए, यहाँ पे मैंने 4+ के निशान लगाए हैं, लेकिन उस वक्त उसमें तवानाई बिल ख़वा कुछ भी मौजूद नहीं है, ज़ीरो है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाता रहेगा वैसे वैसे उसकी तवानाई बिल हरकत तवानाई बिल ख़वा में तब्दील होती रहेगी। देखिए, थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद उसकी तवानाई बिल हरकत में कमी वाक़ई हुई, लेकिन उसी दौरान उसकी तवानाई बिल ख़वा में इजाफ़ा हो गया। उतना ही इजाफ़ा हुआ जितना इसमें कमी वाक़ई हुई। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद इसकी तवानाई बिल हरकत और कम हो गई और तवानाई बिल ख़वा और बढ़ गई। जैसे जैसे जा रहे हैं ऊपर, देखिए इसकी तवानाई बिल हरकत कम होती जा रही है और जब ये आखिरी बुलंदी पर पहुंच जाता है, एकदम आखिरी हाइट पर पहुंच जाता है और एक लम्हे के लिए रुक जाता है, तब उसकी तवानाई बिल हरकत पूरी तरह से सिफर हो जाती है और इसकी तवानाई बिल हरकत पूरी तरह से तवानाई बिल ख़वा में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ से आगे देखिए, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तवानाई बिल ख़वा के तहत अब आहिस्ता 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 ये पत्थर नीचे की जानिब हरकत करना शुरू करता है। जैसे जैसे नीचे की जानिब हरकत करना शुरू करता है वैसे वैसे इसकी तवानाई बिल ख़वा तवानाई बिल हरकत में ट्रांसफ़र होती रहती है, तब्दील होती रहती है। जितना जितना नीचे आएंगे उतना उतना उसकी तवानाई बिल ख़वा कम होती रहेगी और उसकी तवानाई बिल हरकत बढ़ती रहेगी, यहाँ तक कि जब ये ज़मीन को टच करेगा उस वक्त इसकी तवानाई बिल हरकत मैक्सिमम लेवल पे होगी, सबसे ज़्यादा होगी और ज़मीन पे टच होने के बाद उसकी तवानाई बिल ख़वा सिफर हो जाएगी, क्योंकि वो बुलंदी पे नहीं है, उसकी बुलंदी सिफर है, इसलिए इसकी तवानाई बिल ख़वा सिफर हो जाएगी।
तो आप देखिए किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ गए आप, ये दोनों का जो है तो टोटल कीजिए दोनों तवानाइयों का, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। इस मुकाम पे देखिए आप, तवानी बिल खबर तवानी बिल हरकत दोनों का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 4, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी 4 आ रहा है। पता ये चला कि आप बुलंदी पे किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो बुलंदी के हर पॉइंट पर, हर नुक्ते पर उसकी टोटल तवानाई एक जैसी होती है, यकसा होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अब इस एग्जाम्पल के बाद हम किताब के एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आइए इस शक्ल के ज़रिए से किताब की मिसाल को समझेंगे। यहाँ पे एक शय है, एक पत्थर, उसको h बुलंदी, ये यहाँ से मुकाम A है, और वो ज़मीन से h बुलंदी पर है, मुकाम A, उसको वहाँ से छोड़ा गया, ठीक है। अब जैसे जैसे वो नीचे आता है वैसे वैसे आहिस्ता 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 उसकी तवानाई बिल खवात तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती रहती है, और यहाँ पे आने के बाद मुकाम C पे, यानी कि ज़मीन पे टच होने के बाद उसकी तवानाई बिल हरकत मैक्सिमम पॉइंट पे होती है और तवानाई बिल खवा 0 हो जाती है। अभी इस वक्त यहाँ पे वो साकिन हालत में है, मुकाम A पर, उसको छोड़े जाने से पहले वो साकिन है। साकिन है इसका मतलब उसमें तवानाई बिल हरकत कुछ भी नहीं है, तवानाई बिल हरकत 0 है, लेकिन तवानाई बिल खवा मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये मकाम A पर है, उस वक्त हम इसमें की कुल तवानाई इसमें कितनी मौजूद है वो यहाँ पे मालूम करेंगे। उसके बाद हम मकाम B पे जब वो रहेगा उसमें उसकी टोटल तवानाई कितनी है वो मालूम करेंगे, और मकाम C पर आने के बाद उसकी जो टोटल तवानाई है वो मालूम करेंगे। आप तीनों को कंपेयर करने के बाद ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किसी भी मुकाम पर उसकी जो टोटल तवानाई है उसमें कोई भी इजाफा या कमी नहीं हुई, कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। सबसे पहले हम मुकाम A पर उसकी कुल तवानाई को मालूम करते हैं। देखिए, कुल तवानाई को यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। देखिए, उसमें जो टोटल एनर्जी रहेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल खवा दोनों को मिला के उसके मजमूए के बराबर होगी, ठीक है। तो पहले हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद दोनों की जमा करेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी टोटल एनर्जी कितनी आती है। चलिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है सबसे पहले ये निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी, इसका ज़ाब्ता आपको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे चूँकि उसकी रफ्तार u है इसलिए यहाँ पे u स्क्वायर लिखेंगे। चलिए, हाफ एम, रफ्तार कितनी है 0 है, चूँकि अभी इस वक्त साकिन हालत में 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरे का जो टोटल आएगा वो 0 आएगा। चलिए, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये मालूम करेंगे। mgh, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। चूँकि वो h हाइट पर है, उसकी कमियत m है, और उसका जो इसरा है वो इसरा बवजह पेशिश सखल यानी g के बराबर है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो mgh के बराबर होगी। अब उसकी कुल तवानाई कितनी होगी? कुल तवानाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल खवा। तवानाई बिल हरकत कितनी आई है 0 जमा तवानाई बिल खवा कितनी आई है mgh, ठीक है। तो इसकी कुल तवानाई यहाँ पे आ रही है mgh, ठीक है। अब देखिए, जब वो जिस्म ए मुकाम से हरकत करते हुए बी मुकाम तक आ जाता है तो उस वक्त उसमें कुल तवानाई कितनी होती है ये यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, बी मुकाम पर, और जैसे कि हमने इससे पहले देख चुके हैं कि उसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी यानी तवानाई बिल हरकत और पोटेंशियल एनर्जी यानी तवानाई बिल खवा के बराबर होगी। तो ये हरकत की मसावत है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हाँ, u तो यहाँ पर 0 है इसलिए 0 आ जाएगा 2, a किसके बराबर है g के बराबर है, और s यानी हटाव कितना हुआ उसका। अब देखिए हटाव कितना हुआ उसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हटा हुआ है जो x दिया हुआ है यहाँ पर x के बराबर है, इसलिए यहाँ पे ये x रहेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। चलिए,
अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है देखेंगे हम। हाफ mv², इसका ज़ाब्ता हमको मालूम है। चलिए अब v² की कीमत यहाँ पे कितनी आई है इसके केस में 2gx। ये v² की जगह पे हम यहाँ पे इसकी जो कीमत है 2gx वो रखेंगे। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा mgx। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है mgx। चलिए अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देखेंगे, तवाने बिल खवा। देखिए mg। अब देखिए यहाँ पे h, ये कितनी बुलंदी पे है इस वक्त, यहाँ पे b मुकाम पर है उस वक्त ये जिस्म, तो ज़मीन से कितनी बुलंदी पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल उसकी जो हाइट दी हुई है वो h है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, तो h - x ये इसकी हाइट है इस वक्त। चलिए अब ये m और g, ये mg से इस ब्रैकेट को हम ज़रब देंगे। चलिए अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई है mgh - mgx। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला देंगे, दोनों को जमा कर देंगे, तो इसकी आएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी का ज़ाब्ता देखिए, काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पर, इसको मसावत दे सकते हैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए। ये देखिए मसावत 1 और ये मसावत 2। ठीक है, mgx काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, mgx प्लस ये टोटल एनर्जी आ रही है, जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो टोटल एनर्जी आ रही है इस वक्त। ठीक है, mgx। चलिए मसावत नंबर 2 में पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है mgh - mgx। अब देखिए यहाँ पे मुस्बत का mgx और मनफी का mgx ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, और आखिर में आपकी ये जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी mgh। टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी mgh। कब, जब वो जिस मुकाम B पर हो। हमने देखा मुकाम A पर भी उसकी टोटल एनर्जी कितनी आई थी mgh, मुकाम B पर भी कितनी आ रही है mgh। अब एक आखिरी सिचुएशन है जब वो पत्थर ज़मीन पे टच हो जाए, यानी मुकाम C पर रहे, उसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। आइए अब आखिरी सिचुएशन देखते हैं, जब वो जिस्म मुकाम C पर होता है, यानी उसे h बुलंदी से जब फेंका गया तो वो ज़मीन पर आके टच हो गया, उस वक्त उसकी कुल तवानाई कितनी होगी ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी इज प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तवाने बिल हरकत तवाने बिल खवा। चलिए हरकत की मसावत v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। चलिए u 0 है इसलिए 2g, हाँ h 2gh। अब देखिए v² इज इक्वल टू 2gh। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इसका जो ज़ाब्ता हमको मालूम है हाफ mv²। चलिए हाफ m, ये जो v की कीमत है v² की कीमत है वो हम यहाँ पे रखेंगे 2gh। ठीक है 2gh। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा mgh। इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी तवाने बिल हरकत आ रही है mgh। ठीक है,
अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे, तवाने बिल खवा कितनी है। तवाने बिल खवा का ज़ाब्ता हमको मालूम है, वो mgh है, ठीक है, mg। जब ये ज़मीन पे टच हो जाएगा मुकाम C पर, ठीक है, उस वक्त उसकी ज़मीन से हाइट कितनी होगी, सिफर होगी। तो ये h यहाँ पे सिफर होगा, h सिफर होने से ये पूरा जो ज़रब है ये सिफर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, सिफर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, mgh। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh, ठीक है। देखिए आप, इस आखिरी सूरत में भी उस जिस्म की कुल तवानाई यानी तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल खवा का मजमुआ ये आ रहा है mgh। तो हमने देखा कि तीनों सिचुएशंस में उसकी कुल तवानाई में कोई इजाफा नहीं हुआ और ना कोई कमी हुई, बल्कि वो मुस्तकिल mgh कायम रही। चलिए बच्चों, अब इस दूसरे सबक का बिल्कुल आखिरी टॉपिक बच गया है, वो है ताकत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पावर। यहाँ पे पुरानी बुक्स में पेज नंबर 27 पे उस टॉपिक में मिसप्रिंट हुई है, हो सकता है नई बुक्स में वो मिसप्रिंट को दुरुस्त कर लिया गया हो, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें पावर को क़ुव्वत लिखा हुआ है, जो कि गलत है। किसी के पास पुरानी बुक्स हैं तो उसको फ़ौरन यहाँ पे करेक्शन कर दें। पावर को उर्दू में ताकत कहते हैं, क़ुव्वत को कट कर दीजिए। यहाँ पे आपको गौर कीजिए और बताइए। उसके तहत चंद मिसालें दी हुई हैं। पहली मिसाल, आप जिस रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्या आपके वालिद भी उसी रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? ज़ाहिर बात है कि आमतौर पे ये नहीं हो सकता है। आप तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और वालिद साहब आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। दूसरा, छत पर मौजूद पानी की टांकी भरने के लिए क्या आप बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे या मोटर का? ज़ाहिर बात है हम तरजीह इस बात को देंगे कि मोटर से पानी को ऊपर चढ़ाएँ। तीसरा सवाल, हामिद, हमीदा और महमूद को छोटी पहाड़ी पर जाना है। हामिद मोटर गाड़ी से, हमीदा साइकिल से और महमूद पैदल पहुंचते हैं। जाने के लिए सभी ने एक ही रास्ता इख्तियार करने से कौन सबसे पहले पहुंचेगा और कौन सबसे आखिर में? जाहिर है कि जो मोटर गाड़ी से चला था हामिद, वो सबसे पहले पहुंचेगा और महमूद जो पैदल चला था वो सबसे आखिर में पहुंचेगा। अब देखिए, ताकत किस चीज़ को कहते हैं समझेंगे। सबसे पहले तो ताकत, क़ुव्वत और तवानाई, ये साइंस की तीन जो बुनियादी इस्तिलाहें हैं। देखिए, ताकत, क़ुव्वत, तवानाई। हम उर्दू ज़बान में आम तौर पे तवानाई, क़ुव्वत, ताकत ये हम मानी अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम ये समझते हैं कि तवानाई का मतलब क़ुव्वत है, क़ुव्वत का मतलब ताकत है, ये तीनों एक जैसे अल्फाज हैं, जैसे समानार्थी शब्द कहते हैं मराठी में। उस तरह का मामला साइंस में नहीं है बच्चों। साइंस में ये तीनों इस्तिलाहें बिल्कुल अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि आप इन तीनों इस्तिलाहात को इंग्लिश में 10-10 बार लिख के याद कर दें। तवानाई को एनर्जी कहते हैं, इसको आप 10-10 मरतबा लिख के याद कर दें। क़ुव्वत को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ठीक है, और ताकत को इंग्लिश में पावर कहते हैं। चलिए, क़ुव्वत वो तबई मकदार है जो एक साकिन जिस्म को हरकत में लाती है या हरकत करते हुए जिस्म को साकिन करती है, वो तबई मकदार है। अब इसकी इकाई क्या है ये हम समझ चुके हैं। यहाँ पे इकाइयाँ भी लिख दीजिए आप। क़ुव्वत न्यूटन है, तवानाई की एनर्जी इकाई जूल है। ये तवानाई और काम दोनों मसावी चीज़ें हैं। तवानाई और काम दोनों की इकाई जूल है और ताकत की इकाई जो है तो वैट है। अब क़ुव्वत को हम समझ चुके हैं। तवानाई एकदम सिंपल चीज़ है, किसी जिस्म में जमाशुदा काम करने की सलाहियत, उसे तवानाई कहते हैं। ताकत, जो अब ये टॉपिक चल रहा है हमारा, ताकत। अब देखिए, काम जो हुआ है यानी तवानाई, उसको अगर वक्त से तकसीम कर दिया जाए तो उसकी शरह यानी उसकी रफ्तार ये मालूम हो जाती है, उसी को हम ताकत कहते हैं। अब सबसे आखिर में ताकत की यूनिट यानी इकाई को समझते हैं। देखिए, ताकत का ज़ाब्ता काम बटे वक्त। काम की जो इकाई है वह है जूल, वक्त की इकाई सेकंड,
इसलिए ताकत की जो इकाई है वो है जूल फी सेकंड। ठीक है, ताकत की जो इकाई है उसका नाम है वैट, वो जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है। अब इंडस्ट्रीज़ में HP ताकत, ये भी एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। तो 1 HP जो होता है हॉर्स पावर, वो 746 वैट के बराबर होता है। लेकिन बिजनेस लेवल पे ताकत की जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर। ठीक है, किलो का मतलब होता है 1000 और घंटा, इसमें 3600 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी मिक़दार है, इसको ज़ाहिर करने के लिए साइंस में 10 का क़ुव्वतनुमा इस तरह से लिखा जाता है। जो बड़ी बड़ी मिक़दारें हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए, ताकि गलती का इम्कान कम हो। जैसे अगर यहाँ पे आप ज़ीरो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो ज़ीरो लगाने में कमी या ज़्यादती हो सकती है, तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए साइंस में बड़ी बड़ी मिक़दारों को 10 के क़ुव्वतनुमा के साथ ज़ाहिर करने का रिवाज है। तो अब हम इसको 10 की क़ुव्वतनुमा से ज़ाहिर करेंगे। देखिए अब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर ये जो होता है 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल। हमारे बिजली का बिल जो आता है वो भी इसी हिसाब से आता है। इसी को एक यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह से हदीस में आता है कि दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो आपने अगर इस वीडियो के ज़रिए से जो कुछ भी सीखा है, आप ये चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी ये चीज़ें सीख जाएं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे इस तालीम के मिशन में मेरी मदद करें। इससे मुझे हौसला मिलेगा, इससे मुझे नए नए वीडियोज़ बनाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।